नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां ओखला कांडा के छिड़ाखान में एक मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 10 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान हादसे पर सीएम धामी ने ट्वीट कर शोक जताया है। बता दें कि सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। जो अब तक की सूचना मिली है उसके आधार पर थाना खंडशु क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियां थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे। 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी। 2 की जो डेथ है वो शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए, इसमें जो घायल हैं उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जो पता लगा है ये पास के किसी गांव में किसी पीपल पानी के प्रोग्राम में लोग। तो छेड़ाखान मिडार मोटर मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि छेड़ाखान मिटार मोटर मार्ग नैनीताल में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 8 लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की है। तो 8 लोगों की मौत हो गई है इस घटना में और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस पे खुद सूबे के मुखिया ने दुख प्रकट किया है। और उत्तरकाशी के सिलक्यार में हुई टनल हादसा भले ही सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हो, लेकिन इस बीच इस हादसे के कारणों में एक कारण दैवीय आपदा भी सामने आ रही है, जिसे हम नहीं बल्कि स्थानीय लोग मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 2 बार यह टनल के भीतर मलबा आ चुका है, लेकिन तब कोई मजदूर अंदर नहीं फंसे थे। बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे दैव शक्ति ही रुष्ट हो रही है। ये बाबा बाहुना की धरती है और मेरे को 4 सालों से यहाँ पे आवास होता जा रहा है। सपने में आ रहा है मेरा, क्योंकि मैं अब लोगों को मैं नहीं जानता कि इनके सपने में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि भैंस और देवता जो है ये जिसके पीछे होते आगे होते हैं वो उसी को जो संतुष्ट मानते हैं। क्योंकि मेरे को 3-4 बार यहाँ पे जो देवता दिखाई दिया है, सब लोगों ने मेरी निंदा की है कि पंडित जी आज क्या सपने में दिखाई दे रहा है, आज क्या सपने में दिखाई दे रहा है। भाई मैं कितने बार बोलूँ, होता मैं हनुमान जैसे तो मैं छाती फाड़ के बता देता हूँ इनको कि लो भाई ये है ठीक। और जो पुजारी आज आ रहा है उसको क्या है, वो मैंने तो पहले बता दिया था उनको कि हाँ। तो पर यह है कि किसी न किसी तरह इन लोगों से बाहर निकाला जाए, चाहे दूसरी जगह से टनल को तोड़ो, इनको बाहर निकाला। 3 साल पहले मैंने यहाँ पे सिरबलपुर का बासुकी नाग का जो है सबसे ऊपर जो है यहाँ जहाँ रोड कट रही है, अब इस रोड पे जो है मैंने ऊपर वो रखा था सिरबलपुर का कि यहाँ पे मंदिर बनेगा देवता का। तो किसी ने जो है उस चीज़ में कोई ये नहीं की, कंपनी वालों ने उसमें कोई गौर नहीं किया। अब एक एंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देवता ने ये शब्द बताया कि मैं तुम्हें जो है टंडल बनाना सिखा दूंगा, वो ये शब्द है उस टाइम के। और चाहता हूँ बोलना, अब एक एंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, ये हादसा हुआ है, ये हादसा इससे पहले भी कई बार हो चुका है और लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है इससे पहले मजदूर यानी कि कोई भी इसके अंदर फंसा नहीं था। दैवीय शक्ति के रूप में भी वहां के ग्रामीण उसको देख रहे हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। कुछ लोग इसे दैवीय आपदा का प्रकोप यहाँ पर मान रहे हैं, क्योंकि जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बागनाथ जो मंदिर है वो यहाँ पर इस क्षेत्र में बेस्तवाद था। वो तो इस रूप में बागनाथ जो भगवान है उनको स्थानीय लोग पूजने का काम करते थे और जिस प्रकार से उनकी अवहेलना यहाँ पर हुई है
और जो मंदिर था उस मंदिर को हटाने का काम टनल के जो कर्मचारी थे उनकी तरफ से किया गया, तो उसी का परिणाम है कि उसका खामियाजा आज इस बड़े भूत धसाव के रूप में यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें 40 लोगों की जिंदगियां टनल के भीतर फंस चुकी है। इसके अलावा दूसरे और भी कारण यहाँ पर है, जो जिन कारणों के चलते ये कह सकते हैं कि बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है टनल के भीतर, और साथ ही ये कह सकते हैं कि जो निर्माणाधीन जो कंपनी है उनकी तरफ से जो लापरवाही यहाँ बरती गई है उसके चलते ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो 40 लोग अभी जो अंदर फंसे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर बाहर सकुशल निकालना है, और उसी आधार पर ये कह सकते हैं कि सरकार फसला रेस्क्यू अभियान युद्धस्तर पर चलाए हुए है। लेकिन स्थानीय लोग अब भी इस बात की मांग वहां पर कर रहे हैं कि जो जहाँ पर टनल बंद हुई है सिंकारा के पास में, वहां पर बागनाथ मंदिर, भगवान बागनाथ का मंदिर बनाया जाए, उसकी पूजा अर्चना की जाए और उस दैवीय प्रकोप से बचने का काम वहां पर किया जाए। क्योंकि लगातार ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय लोग इस बात को उठा रहे हैं, तो अब कंपनी के जो अधिकारी हैं जो वहां पर मौजूद हैं उनकी तरफ से भी पूजा अर्चना का काम यहाँ पर किया जा रहा है और भगवान से माफी मांगने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है, और एक आश्वासन यहाँ पर दिया गया है कि जल्द ही इस रेस्क्यू अभियान के बाद वहां पर मंदिर बनाने का काम भी अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं, अशोक उनमें से एक है, उनके बड़े भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, आपकी बात हुई क्या अशोक से, क्या कुछ उनका कहना है? जी, मेरा यही कहना है, 6 दिन हो गया, अभी काम रेस्क्यू नहीं हो रहा है पूरा। क्या हो रहा है वहाँ पे हम लोग तो है नहीं, लेकिन हमारा यही विश्वास टूटा जा रहा है। प्रशासन से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है? आश्वासन यही दे रहे हैं कि हो रहा है काम, रेस्क्यू से हो रहा है, अच्छा से हो रहा है, उधर टेंशन का कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करिए, ऐसे करके बोल कर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ केवल दिलासा केवल मिलता है, वहाँ से केवल कुछ हो नहीं पा रहा है। इतना दिन हो गया, 6 दिन हो गए, हम लोग क्या करें। लास्ट बात आपकी उनसे कब हुई थी, क्या कुछ उनका कहना था? उनकी जो यहाँ पे आए थे वो यही बोल कर जाते हैं कि दिल में रखिए, वो मतलब टेंशन मत करिए, यही करके बोल कर चले जाते हैं। क्या आप मौके पर मौजूद हैं? आप मौके पर गए थे जिस टनल में वो फंसे हुए हैं? वहाँ पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ से कोई, हम कभी गए नहीं हैं इतना दूर। अकेला मैं जा नहीं पाऊंगा, यहाँ के हैं 4-5 लोग भी, 5-6 लोग भी हैं, वो लोग भी बुजुर्ग आदमी हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, यही कह रहे हैं कि यहाँ से कोई ले चले। फोन पे आपकी उनसे बातचीत हुई थी टनल में फंसने के बाद? जी, हमारा जीजा वहाँ पे है। मेरा जीजा, मेरा एक भाई भी है अपने, तो बोल रहे थे कि टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे सारा काम हो रहा है और टाइम लगेगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं अभी? जी। कितना वक्त और प्रशासन ने आपको दिया है बाहर निकालने के लिए? ये जब भी आते हैं यहाँ पे बोलते हैं बस आज रात में हो जाएगा, दिन में पूरा हो जाएगा, ऐसे करके बोल के चले जाते हैं, तो होता नहीं है। 5 दिन 6 दिन हो गया। यानी कि वहाँ पे जो मौके पर कार्य चल रहा है, आप उससे खुश नहीं है क्या? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ जितना जल्दी हो सकता है उतने ही जल्दी हमारे भाई को निकाल दिया जाए, मेरा यही कहना है। और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो लोग अंदर हैं, ठीक से खाना पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है हम लोग को नहीं उतना पता है, लेकिन यही हमारा टेंशन यही हो रहा है कि उन लोगों का खाना पानी क्यों नहीं बढ़िया से भेजा जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यही हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकले तमाम मजदूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए। अभी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जाए। खबर में आगे बढ़ेंगे। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलको ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए MS पाइप की स्केप टनल बनाने के लिए ऑगर मशीन की सहायता से
पाइप पुशिंग का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक मलबे के अंदर 24 मीटर की दूरी एक पाइप डाला जा चुका है। रेस्क्यू अभियान की प्रतिधारण क्षमता बढ़ाने के लिए इंदौर से एक और ऑगर मशीन बैकअप के लिए एयरलिफ्ट कर लाए जाने की थी व्यवस्था, और ताकि रेस्क्यू अभियान बिना बाधा के जारी रहे। चल रही है, आप यहाँ से आवाज़ भी सुन सकते हैं, जो कंटिन्यूस आवाज़ आपको सुनाई दे रही है मशीन की। दूसरा एक और इसमें बड़ी टेक्निकल और बड़ी नाजुक चीज़ होती है कि ये मशीन डीजल से चलती है और वो इनक्लोज्ड एरिया है, तो वहाँ पर हमको बीच बीच में उसको वेंटिलेशन के लिए भी, आप देख रहे हैं कंप्रेशर चल रहा है और उससे वेंटिलेशन भी की जाती है, क्योंकि अंदर जितनी जो मशीनें चलती है जनरली डीजल की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चल रही है वो डीजल की है, हमको मजबूरी में वो चलाना पड़ रहा है और उसका वेंटिलेशन भी कंटिन्यूसली करना पड़ रहा है। कहना यही चाहेंगे सर जी, जो है तो साबित हमेशा आ जाए, सबको माँ बाप को तसल्ली हो, बाकी तो सब ही होता ही है जो सुनने को मिल रहा है, सब ठीक है, सब कोई हिम्मत दे रहे हैं, सब कोई ठीक, चिंता वाली बात नहीं। प्रशासन क्या कह रहा है, कब तक उम्मीद है कि भाई आपका मारा जाएगा, बेटा मारा जाएगा? यही है कि मतलब कल तक का ये सुनने मिल रहा है कि अभी 4-5 पाइप गले हैं, अभी पड़ रहा है, जोड़े में देर लगी रही है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर में आगे बढ़ेगी। खबर नैनीताल से, जहां ओखला कांठा के चिड़ाखान में एक मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 10 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान हादसे पर सीएम धामी ने ट्वीट कर शोक जताया। बता दें कि सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे, साथ ही घायल के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, यह हादसा कब हुआ, कितने देर बाद रेस्क्यू किया गया, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ओखल कांडा ब्लॉक जो नैनीताल में पड़ता है और वहाँ पर सुबह 8 बजे की घटना बताई जा रही है। प्रदेश के स्तरीय की बात की जाए तो बहुत बड़ी और आज की सबसे दुखद घटना ये बताई जा रही है, जिसमें करीब 9 लोगों की मौत है, वो हो चुकी है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो ग्रामीणों का कहना है, वो साफ कहना है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो सुरक्षा, जो एसडीआरएफ है और साथ साथ जो जिला प्रशासन है, वह काफी लेट पहुंचा है, जिसके कारण जो घायलों को बचाया जा सकता था वो नहीं बच सके। साथ साथ जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मोटर मार्ग है उसकी हालात कैसे है, कितने खराब है, ताकि जिसके कारण ये हादसा हुआ है, अनियंत्रण होने के कारण। तो ये बताइए, 10 से 10 के लोग जो कार में सवार थे, सबकी मृत्यु हो गई है? देखिए, 11 उसमें से जो थे टोटल उसमें बैठे हुए थे, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। अब ये कुछ देर में ये भी साफ हो सकता है कि क्या पता उनकी भी मृत्यु हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए जो लोग सुरक्षित हैं उनका इलाज चल रहा है। ये आशा की जा रही है कि वो सुरक्षित फिलहाल के लिए हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है, ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो जल्द ठीक हो, और साथ साथ जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है इस घटना में, उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना की है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नैनीताल की जो घटना हुई है काफी दुखद है आज के हिसाब से, और प्रदेश का हर जो व्यक्ति है या फिर प्रदेश के मुखिया है, वो इससे दुख व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जी तुषार, एक सवाल ये भी उठता है कि पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड और लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, लेकिन बचाव की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से बचा जा सकता है? देखिए, जिस तरह से वहाँ पर विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह की स्थिति वहाँ पर नजर आ रही है, वहाँ पर जो सड़कों के निर्माण की जो लोग शिकायतें कर रहे हैं, जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि सड़कों की बदहाली है, सड़क के कारण यहाँ पर पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। सरकार और साथ साथ प्रशासन को कई बार सचेत किया गया, मतलब चेतावनी दी गई है कि यहाँ पर जो हालात है काफी खराब है, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है और साथ साथ जो सरकार है नींद से जगने का काम नहीं कर रही है। और साथ साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाया क्योंकि जितना भी रेस्क्यू है, जितने भी 2 लोग को घायल लोगों को ऊपर तक लाया गया है, सिर्फ वो ग्रामीणों ने किया है। कोई भी एसडीआरएफ या फिर जिला प्रशासन की टीम वहाँ पर समय से नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण कहा जा सकता है कि कुछ लोगों की इसमें मौत हुई है। लेकिन अगर वो समय पर पहुंच जाती, स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस पहुंच जाती, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन ये साफ तौर पर झलकाता है कि फिलहाल जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी बदतर है। जी
ये लगातार सवाल पे उठते रहते हैं। ये जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिन लोगों की मौत हुई है इस पूरी घटना में, क्या ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, दूसरे प्रदेश से आ रहे थे उत्तराखंड? देखिए, इनकी बात की जाए तो ये अधौड़ा से हल्द्वानी की तरफ जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि कुछ फंक्शन अटेंड करने जा रहे थे और ये भी माना जा रहा है कि जितना कैपेसिटी थी उस पूरे कार की जिसमें ये सवार होके जा रहे थे उससे अत्यधिक लोग उसमें बैठे थे, जिसके कारण जो नियंत्रण है वो अत्यधिक हुआ। अगर कम लोग बैठे होते तो सावधानी लोगों को भी बरतनी थी, साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी बरतनी है कि अगर इतने सारे लोग इसमें भर के जा रहे हैं तो उन्हें पहले से ही इसका चालान करना चाहिए था। जगह जगह पुलिस को ऐसे लोगों की चेकिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि अक्सर पहाड़ों में ये देखा गया है कि लोग नियमों को ताक पे रख के चलते हैं। पहाड़ी इलाकों में बसों को भरकर यात्रा की जाती है, साथ साथ जो छोटी गाड़ियां होती है उसमें भी भीड़ भड़ाका देखा जाता है, जिसके कारण ये ऐसी घटनाएं सामने आती है। लेकिन इसमें प्रशासन की भी बड़ी गलती देखा जा सकती है और साथ साथ जो लोग पे ट्रैवल कर रहे थे, जो अत्यधिक लोग थे, उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। जी तुषार, अमूमन ये हादसे हमने देखे हैं कि कई बार होते आए हैं, किस किस दिन तो ऐसे भी होते हैं कि एक दिन में 2-3 तरीके के ये हादसे हो गए हैं। तो क्या इसके लिए प्रशासन ने क्विक रेस्क्यू टीम का गठन नहीं किया है या इस तरीके की टीम पहले से मौजूद नहीं है? देखिए, अगर बात की जाए रेस्क्यू ऑपरेशन की तो सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड में एसडीआरएफ साथ साथ एनडीआरएफ की कई टीमें लगाई गई है, ताकि क्योंकि यहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्र है, अक्सर यहाँ पर जो हादसे हैं वो दिखाई देते हैं। ऐसे में जो एसडीआरएफ की टीम है उन्हें अलर्ट रखा जाता है और जो जिला प्रशासन की टीम है उन्हें अलर्ट किया जाता है। लेकिन इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं जताते हैं कि अभी भी प्रशासन और जो सरकार की प्रयास है। ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब सीधे चलेंगे जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 25 तारीख को जिस दिन वोट होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, अपने वोटों से इस कांग्रेस को परास्त कर दीजिए और साफ कर दीजिए। भाइयों बहनों, यहां भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल भी हम सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से यहां तेजी से विकास हुआ है। मैं पिछले दिनों जो परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर चलाई थी, उस परिवर्तन यात्रा में मैंने भाग लिया था और मैंने देखा किस प्रकार से लोग कह रहे थे कि 5 सालों के अंदर अनेक प्रकार से जो विकास के काम चल रहे थे, उन विकास के कामों को रोकने का काम हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो दिल्ली से पैसा भेज रहे थे यहां के विकास के लिए, यहां के बिजली के लिए, यहां के पानी के लिए, यहां के स्वास्थ्य के लिए, यहां के किसान भाइयों की सिंचाई के लिए, यहां की सड़कों के लिए, वो सारा का सारा पैसा आप सब तक नहीं पहुंचने दिया गया, बीच में ही रोक दिया। भाइयों बहनों, अभी कह रहे थे ना कितने दिन पानी आ रहा था, 7 दिन में एक बार पानी आ रहा है। भाइयों बहनों, आखिर क्या हालत कर दी है। ये आपने दोनों ही कार्यकाल देख लिए, पहले का कार्यकाल भी आपने देखा और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, वसुंधरा दीदी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में राजस्थान को एक नई दिशा देने का काम हुआ था। और सारे कार्यकाल में जो काम हुए थे उन सभी कामों को रोकने का काम हुआ है और 5 सालों में राजस्थान की दशा और दिशा दोनों ही बिगाड़ने का महापाप किसी ने किया हुआ है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, और इस महापाप की जो सजा है राजस्थान की जनता कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके लेगी। आप सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए, कांग्रेस को इस महापाप की सजा देंगे ना? देंगे या नहीं देंगे? जोर से बोलिए, देंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। वैश्विक रूप से भारत के प्रति
दुनिया के मन में एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। अभी पिछले दिनों में इंग्लैंड की यात्रा पर गया था और वहां के बहुत सारे मंत्रियों से मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और वो सारे के सारे मंत्री भाइयों बहनों जब भारत की चर्चा कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे थे, तो एक भारतवासी होने के नाते केवल मेरा ही सीना चौड़ा नहीं हो रहा था, मैं समझता हूं कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सीना चौड़ा होता है। जब दुनिया के ऐसे देश जिन्होंने कई वर्षों तक हम पर राज किया, जिन अंग्रेजों का शासन रहा, उन अंग्रेजों के मंत्री, उन देशों के शासक आज भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। यह नया भारत जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है, अभी G20 हुआ, G20 जिसमें दुनिया के 20 प्रमुख देशों ने भाग लिया, 9 इन्वाइटेड देशों ने भाग लिया और इस G20 में जो भारत के अनेकों शहरों में हमारे विदेशी मेहमान गए, उन्होंने पूरे भारत को देखा, जिस प्रकार से भारत की प्रगति हो रही है। आज दुनिया मानती है कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, भारत तेजी से विकास कर रहा है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, भारत का लोहा एक नहीं अनेकों बार दुनिया के लोगों ने माना। कोरोना महामारी में जब पूरी दुनिया ये समझ रही थी और WHO भी कह रहा था कि भारत आने वाले समय में जब कोरोना बढ़ेगा तो पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, ऐसे समय में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सूझबूझ से 140 करोड़ देशवासियों को जहां मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम हुआ, वहीं किसी भी गरीब के घर का, किसी रिक्शे वाले का, किसी ठेले वाले का, किसी पान वाले का, किसी मजदूरी करने वाले का, उसके घर का चूल्हा न बुझे, उसको भूखे पेट न सोना पड़े, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, उसका परिणाम है कि आज देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न और उसके साथ मिलने वाली अन्य चीजें लगातार मुफ्त में प्रदान की जा रही है और ये योजना दिसंबर तक विस्तारित हुई थी 2023 तक, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब ये योजना अगले 5 सालों तक और चलेगी, अगले 5 सालों तक लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम होगा। भाई बहनों, इतना ही जहां पूरे देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम हुआ, सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी ऐसे संकट के समय में भारत की सरकार ने 100 से भी ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने का काम किया। उसके कारण से जो हम पहले से कहते थे, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, हम कहते थे अयम निजम परोदेति गणना लघुतीर्थसाम उदार चरित्राणाम वसुधैवम कुटुंबकम। जो हमारी संस्कृति है कि हम पूरी दुनिया को अपना संसार मानते हैं, ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। ये भारत की संस्कार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का काम किया। भाइयों बहनों, उसके कारण से पूरी दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी और इसी कारण से आज भारत के पीछे दुनिया खड़ी है। दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। आज पहले का समय था, 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो भारत विश्व के बड़े बड़े मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाता था, अपने हाथों की लड़ाई भी नहीं लड़ पाता था। आज का भारत, आज कोई भी दुनिया के अंदर घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। तो राजस्थान से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। चुनावी हुक्कार भरते हुए राजस्थान में वो नजर आते हैं, चूंकि आने वाले दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, इसलिए स्टार प्रचारक के रूप में सूबे के मुखिया को उतारा गया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।